नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट में आज मेरा वीडियो नंबर ये 2 होगा और एनसीईआरटी में इसी के साथ क्या होगा कि ये पूरा जो है ये ख़त्म हो जाएगा इन्वायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इसका कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण, ये सब क्या है, इसके कारण क्या हो रहा है? तो जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का जो संकल्पना है किसने प्रस्तुत किया था? तो जोसेफ फोरियर के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर ये निर्भर करता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी गैस का वैश्विक तापन विभव जो है किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता और उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर यह निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो वाटर वेपर ही है। कौन सा है? तो जलवाष्प है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। कब? तब पेरिस समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 2015 में, दिसंबर 2015 में यह हुआ था। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या अगर संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, इससे अधिक नहीं हो। और ये लागू कब से हो गया था? तो 4 नवंबर 2016 से ये लागू हो गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि अभी जो ग्लोबल वैश्विक जो तापमान है अभी एवरेज कितना है? तो एवरेज जो है ये 15 डिग्री सेल्सियस है। लाखों वर्षों से है ये, ऐसा नहीं कि अभी से है। ये लाखों वर्षों से जो टेम्परेचर है पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 15 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे अधिक से अधिक अगर ये बढ़ रहा है तो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो सके तो इससे कम मतलब कि कितना, तो 1.5 डिग्री जो है उतना तक होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो ये क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये शहर है जापान का, एक वहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। अब ये प्रभावी कब से हो गया? तो 2005 से प्रभावी हो गया। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड का जो हिम चादर है ये सबसे पहले किसके द्वारा? तो अगर ग्लोबल अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड का जो हिम चादर है वो क्या होगा? सबसे पहले प्रभावित होगा और ये पिघल करके क्या हो जाएगा? पूरा पानी हो जाएगा। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा तो इससे वायुमंडल का तापमान जो होता है क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को क्या करता है? अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ये किसका है? तो मीथेन गैस के उत्सर्जन के जो प्रमुख प्राकृतिक ये स्रोत है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी जो स्टेशन है ये अल्जीरिया में, ब्राज़ील में और केन्या में स्थापित किया गया है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत किससे प्राप्त किया जाता है? तो आइस कोर से ही प्राप्त किया जाता है। क्रायोजेनिक जो संकेतक होता है मतलब कि पिघल अगर रहा है तो इसे किससे प्राप्त पता चलता है? तो आइस कोर से पता चलता है। भूटान एक कार्बन निगेटिव देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छपता है। कैसा है? तो कार्बन निगेटिव देश है। ये प्रति वर्ष जो है वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन क्या करता है? अवशोषित करता है। हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। जो हिम तत्व होता है, आइस कोर जो होता है, किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेदकर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। जो यहाँ देखे थे ना अभी, हिम कोर, आइस कोर जो है, इसी से क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है जलवायु परिवर्तन का। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक है या प्रच्छादन में सहायक है? तो समुच्चय बंध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई।
किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया था? तो कानकुन सम्मेलन जो मैक्सिको में कब हुआ था? तो वर्ष 2010 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो हरित जलवायु कोष का गठन का प्रावधान किया गया था। हरित जलवायु कोष ये क्या होता है, इसके बारे में एक बार और बताए थे, लेकिन अभी देख लीजिए, यहाँ मिल जाएगा। हरित जलवायु कोष के गठन का क्या उद्देश्य था? तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों का सहायता देना। जब एसपीडी में 1 से लेकर के 100 तक जो करेंट अफेयर्स कराए हुए थे इम्पोर्टेंट, तो उसमें ये क्वेश्चन बताए हुए थे हरित जलवायु कोष के बारे में। यदि किसी महासागर का पादप प्लावक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। छोड़ सकते हैं इसे। कहता है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1979 में किया गया था। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापमान के प्रभाव को दर्शाती है? कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मतलब कि सागरीय तल में इसमें थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगा, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होगा, वैश्विक तापमान में हमें वृद्धि देखने को मिलेगा। इस सबसे क्या पता चलता है कि वैश्विक टेम्परेचर जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव को दर्शाता है। ये सब वैश्विक तापमान के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन 2 देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी? तो इटली और स्विट्जरलैंड को अपनी जो सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को क्या अर्थ आवर मनाया जाता है, यानी कि पृथ्वी काल मनाया जाता है। इस समय क्या होता है कि 8:30 बजे रात से लेकर के 9 बजे तक, मतलब कि 30 मिनट तक के लिए क्या किया जाता है कि सारी बत्तियों को बुझा दी जाती है। वर्ष 2021 में 27 मार्च को पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 152 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। 152 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया, और 152 देशों के मतलब कि 152 देशों ने इसमें भाग लिया। ठीक है। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। 2021 में जो हुआ कैमा था, 15वां संस्करण था। पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन इसका थीम रखा गया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान किया? तो 8 अगस्त 2017 को। IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो वर्ष 1990 में यह प्रकाशित हुई थी। ओजोन परत क्षरण और प्रदूषण टॉपिक है आगे का ये। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होता है? तो ज्योग्राफी में बताए थे इसे। तो समताप मंडल में। कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 20 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह होता है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की? ओजोन आभा मंडल कह रहा है कि इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? तिब्बत के पठार के ऊपर। कब? तो वर्ष 2005 में GW केंट मूर ने किया था। और यहाँ से अंटार्कटिका के बारे में पूछा जाता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने किया? तब ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन के द्वारा। ये बता चुके थे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छपता है, इसमें छपने वाला में लगा लीजिएगा। ये ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। ओजोन परत की जो इकाई है किस में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन भी छपा जाता है। तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हैलोजन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो गया, हैलोन 1211 और उसके बाद में हैलोन 1301 हो जाता है। आदि सब है किसके लिए? तो ओजोन परत के क्षरण के लिए। ओजोन परत अगर क्षरण हो जाएगा तो परावैंगनी जो सूर्य से परावैंगनी किरण आती है डायरेक्ट पृथ्वी पर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ओजोन अनुकूल कहलाते हैं। ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस होता है ये। OFS इसके लिए किया जाता है, शॉर्ट लिखा जाता है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई जो है सर्वाधिक, और त्रिवेंद्रम में क्या है? तो सबसे कम है। इम्पोर्टेंट है ये। श्रीनगर में मोटाई इसका सबसे अधिक है और त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन इसमें क्या होता है कि इसका जो परत है इसमें मोटाई में कमी आती है।
वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है इसे एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। जैव निम्नकरणीय रहित प्रदूषण पर्यावरण के किस पर प्रवेश करते हैं? जैव निम्नकरणीय जो रहित प्रदूषक है पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तब मानव जनित प्रदूषण के कारण ये प्रवेश करते हैं। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषणों को तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। सीधे वायु में मिलते हुए क्या कहलाते हैं? तो ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। और प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है वे द्वितीयक कहलाते हैं। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैबरी और हेनरी वुसान ने की थी। इस परत के खोज किसने किया था? तो चार्ल्स फैबरी और हेनरी वुसान के द्वारा इसका खोज किया गया था। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट ओजोन तथा स्मोग किस प्रकार के प्रदूषक है? तो ये सब कैसा है? तो द्वितीयक प्रदूषक है। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीजन की अपेक्षा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन अगर एक साथ हो तो सबसे अधिक अगर जो शरीर होता है ये हीमोग्लोबिन में जो मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो ये सुपोषण में वृद्धि करते हैं। क्या? तो इसमें जब फॉस्फेट आ जाएगा, नाइट्रेट आ जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा? तो इसका सुपोषण में वृद्धि करेगा। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु में को प्रदूषित करती है? तो ये लेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन छपता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो पीएच मान होता है क्या होता है? मिट्टी का जो पीएच मान होता है ये कम हो जाता है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन ही जैव उपचारण कहलाता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों में विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी मतलब कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जैव का उपचार मतलब कि कह रहा है कि जहाँ प्रदूषण है अगर उसी क्षेत्र में अगर इसका उपचार कर दिया जाए तो ये स्वस्थानीय जैव उपचार कहलाता है। इन सीटू बायो रेमेडिएशन जो होता है स्वस्थानीय जैव उपचार होता है, मतलब कि उसी स्थान पर इसका उपचार कर दिया जाता है। और अगर मान लिया जाए कि अगर बाहर करता है तो बताए थे एक्स सीटू, तब बाह्य स्थानीय जो जैव उपचार होता है। अगला क्वेश्चन यही है, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर कर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को अगर उसी जगह किया जाए तो इन सीटू, बाहर किया जाए तो एक्स सीटू। प्रदूषकों को जड़ों और पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? तो ये फाइटोनिष्कर्षण कहा जाता है इसे। चेरनोबिल जो यूक्रेन में स्थित है, ठीक है, शहर है एक यूक्रेन का चेरनोबिल। तो इसमें कह रहा है कि वहाँ स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रदूषक है, इससे दुष्प्रभाव क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो श्वास संबंधी रोग हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसे केंद्रीय तंत्रिका संबंधी जो समस्या हो जाता है, नर्व सिस्टम को ये प्रभावित करता है। धूलकण है, इससे लीवर और किडनी को ये क्षति पहुंचती है। शीशा से क्या होता है? तो कैंसर हो जाता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दामोदर नदी।
पेय जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। पेय जल में नाइट्रेट की, इसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है तो नाइट्रेट की अधिकता के कारण, इसके अल्पता के कारण, ऑप्शन दोनों रहता है, तो इसके अधिकता के कारण हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्वनि प्रदूषण से। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार में से कौन सा गैस निकलती है? तो अधूरे प्रज्वलन के कारण तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? तो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण, ये बहुलक जो पॉलीमर रहता है पॉलीथीन, इससे मतलब क्या होता है, निर्मित होने के कारण, ये पॉलीमर से होता है, ठीक है, निर्मित। कहता है कि भोपाल गैस जो हुआ था, इसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स का जो प्रयोग होता है कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि उच्च तापमान निकलता है, इसमें कूड़ा कचरा को इसमें रख दिया जाता है जो जल जाता है और इसमें जो धुआं होता है ये कम देता है। भारत में जल प्रदूषक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष 1974 में। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम या जो गाजर या मतलब गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग और दमा हो जाता है। जो गाजर का जो घास होता है इसके पराग कणों से कौन सा? तो चर्म रोग और दमा हो जाता है। लाइकेन्स किस प्रकार के प्रदूषक के अच्छे संकेतक होते हैं? तो वायु प्रदूषक के। कवक और शैवाल का सहमिश्रण क्या होता है? लाइकेन होता है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ऊष्मीय प्रदूषण हो जाता है। इंडोर वायु प्रदूषक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होता है। इंडोर वायु पर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रदूषक है कौन सा है? तो रेडॉन गैस है। इससे फेफड़ों का कैंसर और रक्त कैंसर होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो कैडमियम के कारण होता है। ये छपने वाला सब क्वेश्चन है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टोल्यून और जाइलिन मिलाया जाता है सीसा रहित बनाने के लिए। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों में होते हैं? तो सिलिकोसिस नाम में ही है, सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों में। एस्बेस्टोसिस, इसमें नाम में ही, इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। भूमिगत जल की प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक कौन से होते हैं? तो जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होता है आर्सेनिक और फ्लोराइड हो जाता है। आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा किस राज्य के जल में देखा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो न्यूमोकोनियोसिस रोग हो जाता है कोयला उद्योग में। यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? अपमार्जक जो होता है इसमें फॉस्फेट की अधिकता होती है, यानी कि डिटर्जेंट जो होता है फॉस्फेट की इसमें अधिकता होती है। किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त होने की जोखिम रहता है? तो कपड़ा उद्योग में बिसिनोसिस रोग। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो जल में जो कार्बनिक यौगिक होता है इसका मापन क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो पेय जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण यह रोग हो जाता है। कौन सा रोग? तो ब्लैक फुट। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थ के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? यानी कि जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जलकुंभी को जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो पराबैंगनी विकिरण। एस्बेस्टस धूल है, इससे मतलब ये फेफड़ा प्रभावित होता है। शीशा से मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। पारा से उदर प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पारा पूछा जाता है। पारा से कौन सा? उदर प्रभावित होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त
वाहिका जो कोशिकाएं होती है, वाहिका जो होती है, ये प्रभावित हो जाता है। पर्यावरणीय संस्थाएं और संगठन है आगे। संगठन जैसे कि यूनाइटेड राष्ट्र UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम होता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में। इसमें सदस्य 193 है, मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। इसका क्या काम है? तो वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का आकलन करना और राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण को विकसित करना। IUCN यही रेड डाटा बुक जो है ये जारी करता है, किसके द्वारा? था IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कोई इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूरा याद रखिएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसमें सदस्य कितना है? तो 130 देश इसका सदस्य है। 1300 यहाँ गलती दे दिया है। क्या है इसका कार्य? तो सतत मतलब प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है ये। आगे इसमें से है वन्य पादप, इसे स्किप कर सकते हैं, संरक्षण अधिनियम स्किप कीजिए। एक है इसमें WWF है, विश्व वन्यजीव कोष, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्थापना 1961 में हुआ था, सदस्य 100 है। इसका भी जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ही है। और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ये सब छोड़िए, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, ग्रीन पीस, ये सभी जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बता देते हैं। रोटरडम स्टॉकहोम सम्मेलन देखिए सबसे लास्ट वाला, स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये 2001 कब हुआ था? तो 1 में हुआ था। यह अनवरत जैविक प्रदूषणों के प्रयोग को समाप्त करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। कौन? तो स्टॉकहोम सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है मिसलेनियस, विविध है। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। वन्य जो जंतुओं होता है इसके जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत किया गया था इसे। इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्या है? तो प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार, इको मार्क, पग मार्क, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 से इंपॉर्टेंट है, तीनों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। ये कब किया गया? तो UNEP द्वारा ये पुरस्कार 1987 में स्थापित किया गया था। 1987 में की मतलब अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत के पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी तथा 2003 में बिंदेश्वर पाठक को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे ये। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। सियरा लियोन जो देश है वहाँ पर। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन के, और सुंदरलाल बहुगुणा भी थे इसमें से, ठीक है। तो पर्यावरण मानव कहा जाता है तो चंडी प्रसाद भट्ट को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो नीरी है कहाँ स्थित है? तो नीरी कहाँ है? तो नागपुर में है। पेरियार गेम अभ्यारण्य, पेरियार जो भी आएगा तो कहाँ हो जाएगा? तो केरल में। तो ये किसके लिए? तो बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? कब किया गया? तो वर्ष 1982 में किया गया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो 2008 में हुआ था। वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। कहाँ है? तो देहरादून, उत्तराखंड राज्य में। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दिया गया। किसे? तो MS स्वामीनाथन को। किसके द्वारा दिया गया? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि तो UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया। हरित अर्थव्यवस्था में हरित GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा था?
मतलब कि हरित जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में, यानी कि जीडीपी में, ठीक है। तो ये चीन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इकोलॉजी अस्थायी मितव्ययता है, माने कि पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन का यह नारा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी उत्तर प्रदेश में है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, यानी कि वन और इसमें जो जीव है उसके सुरक्षा के लिए जो अच्छा कार्य करता है उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभंकर मतलब की है? तो वो कौन सा है? तो पांडा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व से गठन के पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? तो महासागर विकास मंत्रालय इसका नाम था। किसका? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। गठन से पूर्व इस मंत्रालय का जो नाम था महासागर विकास मंत्रालय था। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो 1993 में किया गया, यमुना नदी को साफ रखने के उद्देश्य से। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार किस में? तो पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में। आंदोलन है और उससे संबंधित व्यक्ति है। तो चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कौन है? तो मेघा पाटकर और बाबा आमटे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब ये क्वेश्चन है। मैती आंदोलन तो कल्याण सिंह रावत और बिश्नोई आंदोलन संत जाम्भोजी, अमृता देवी बिश्नोई। इसमें से दो नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट पीडीएफ कहाँ चला गया भाई? इसमें से चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कब? 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 1972 में इसका हुआ था। कब? तो इसमें क्या क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना देखी है 1972 में। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में कार्य किया गया, यह प्रथम प्रयास था। हेलसिंकी सम्मेलन जो हुआ 1974 में, सामुद्रिक पर्यावरण का सुरक्षा के लिए यह किया गया था। कौन? तो हेलसिंकी सम्मेलन। लंदन सम्मेलन कब हुआ? तो 1975 में हुआ। इसमें क्या था कि समुद्र में कचरे का जो निस्तारण है उसको प्रतिषेध किया जाए, मतलब कि समुद्र में कचरा वगैरह नहीं फैले, प्लास्टिक अधिक इसमें देखने को मिलता है, तो इस सब पर निस्तारण के लिए, ठीक है। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण जो सम्मेलन था 1979 में, प्रजाति संरक्षण के लिए, मतलब कि जीव जंतुओं का जो प्रजाति है इसके संरक्षण के लिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वियना सम्मेलन 1985 में, ये इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत का संरक्षण हेतु किया गया। कब? 1985 में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये तो क्वेश्चन छपता है, 1987 में हुआ था, बताए हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, 1992 में हुआ था। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। इसमें कौन सा एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना हुआ, UNFCCC। पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑन चेंज क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाता है इसका पूरा नाम। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन इसमें किया गया। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ। पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्योटो, तो ये क्या होता है? तो क्योटो यानी कि काटने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन गैस, ये सब क्या हो जाएगा? कार्बन ग्रीन हाउस गैसों में उत्पत्ति हो जाएगा। तो इसमें क्योटो जहाँ भी आएगा तो ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा इसमें भूमंडलीय तापमान को कम करना इसका उद्देश्य था।
ये वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। जोहान्सबर्ग, रियो 10 ये सभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छोड़ मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये इम्पोर्टेंट है, 2005 में ये भी हुआ था। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर 1990 के स्तर तक लाना इसका उद्देश्य था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 का। कोपेनहेगन सम्मेलन, कनकून, डरबन, दोहा सम्मेलन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ सेकेंड में 17 नंबर रियो 20 के नाम से, फिर रियो 20 सम्मेलन पृथ्वी 20 सम्मेलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये 2012 में जो हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र द्वारा का सतत विकास सम्मेलन जो है, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर इसमें बल दिया गया। वर्षा सम्मेलन 2013 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बन गया। पेरिस सम्मेलन देखिए, लीमा छोड़ दीजिए। पेरिस सम्मेलन 2015 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि किया गया। इसके बाद में ग्लासगो, मैड्रिड, कोटोवक्स, ग्लासगो ये सब जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। COP6 जो है ये 2021 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तक ये 2000 ये COP6 ग्लासगो में कहता है कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चित तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप प्रदान इसमें रूप दिया गया। तो NCERT में जो इन्वायरमेंट था इसमें 2 वीडियो में इसे पूरा कवर करा चुके हैं। चलिए, धन्यवाद।